द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुन ली गई। गुरुवार को ही वोटों की गिनती में उन्हें 64% वोट मिले। उन्हें कुल 2,824 वोट मिले, जिनकी कुल कीमत 6,76,803 रही, जबकि उनके विरोधी यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 वोट ही मिले। उनकी कुल कीमत 3,80,177 रही। द्रौपदी मुर्मू की जीत का ऐलान होते ही बीजेपी ने देश भर में जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वहीं आज शाम को पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में फेयरवेल डिनर देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी। ओम बिरला गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जनता को नई उम्मीद दी है। आम लोगों की समस्याएं सुलझाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उनके मार्गदर्शन में लोग नए भारत के निर्माण में योगदान देंगे। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। हमारे देश की अति सरल, सकारात्मक, कर्मठ और काबिल महिला नेत्री देश की सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित हुई है। मुझे लगता है कि हमारी भारत का ये लोकतंत्र की शक्ति का नमूना है। आदिवासी महिला का इस देश का राष्ट्रपति पद पर चुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आज एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति के पद पर चुन ली गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि एक आम महिला इस देश का राष्ट्रपति बन सकती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो कमिटमेंट है, इसका एक नतीजा है। ये बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी, तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को, जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना। द्रौपदी मुर्मू को देश का अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया। उन्हें 64% वोट मिले। कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर उन्हें वोट दिया। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने वाले दलों में कुल 523 सांसद थे, जबकि उन्हें 540 वोट मिले, यानी 17 सांसदों ने उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और साथ ही 126 विधायकों ने भी अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट डाला। इनमें से 12 विधायक उत्तर प्रदेश से थे, जबकि 5 राजस्थान से। उधर सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में हुई पूछताछ के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। और बेंगलुरु में ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार को ही आग के हवाले कर दिया। सड़क पर काफी देर तक कार से ऊंची ऊंची लपटें उड़ती हुई दिखती रहीं। केरल में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल लाइन ठप करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन के आगे जमा हो गए। हालांकि पुलिस ने थोड़ी ही देर में पटरियां खाली करवा दी। चंडीगढ़ में तो पुलिस के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। ईडी दफ्तर का घेराव करने जा रही भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की। काफी दूर पहले बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका गया, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस वालों ने पानी की बौछार शुरू कर दी। भीड़ जब कम हो गई तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया और सड़क से हटाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। और कुछ इसी तरह से पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए कर रही है। और इसी से जुड़े नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता मुंबई में भी सड़कों पर आ गए। हम लोकतांत्रिक तरीके से आज नारे लगा रहे हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को काबू में करने के लिए मुंबई पुलिस भी मुस्तैद दिखी। बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।
दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। लखनऊ में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस वालों को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 4-4 पुलिस वाले एक-एक नेता को उठाकर सरकारी गाड़ी तक ले जाते दिखाई दिए। पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चीन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से निपटने के लिए कई इलाकों में सड़कों पर टैंक उतार दिए। वहां बैंकों में घोटाले का आरोप लगाकर पिछले 4 महीनों से हजारों लोग अपना विरोध जता रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए चीन की सरकार ने किसी भी हद तक जाने का मन बना लिया है। इस बात की गवाही वो टैंक दे रहे हैं जिनकी तैनाती कई इलाकों में कर दी गई है, ताकि उनके खौफ से लोग अपना प्रदर्शन जल्द खत्म कर दें। इसकी एक तस्वीर हेनान प्रांत के एक इलाके से सामने आई, जहां एक साथ कई टैंक सड़कों पर गरजते दिखाई दिए। असल में चीन में बड़ा बैंकिंग संकट खड़ा हो गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई बैंकों ने पैसे निकालने पर अप्रैल महीने से ही रोक लगा दी है, जिससे उन बैंकों में पैसा जमा करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई, क्योंकि वो अपने खाते से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। और इसी वजह से चीन में हजारों लोगों के सब्र का बांध टूटता चला गया और उन्होंने शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में हेनान प्रांत के एक इलाके में सैकड़ों लोग अपने पैसे मांगने उन बैंकों के बाहर इकट्ठा हो गए थे जिन बैंकों ने उनके खाते फ्रीज कर दिए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हीं पर सख्ती बरती और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि सरकार के विरोध की ये चिंगारी खत्म होने के बजाय और बढ़ती चली गई, क्योंकि वहां के एक अखबार का दावा है कि करीब 40 बिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में 48,000 करोड़ चीन के बैंकिंग सिस्टम से अचानक गायब हो गए, जिसका मतलब है कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई फंस गई। खबर है कि इस संकट के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने चीन के कई छोटे छोटे बैंकों का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने फर्जी तरीके से करोड़ों के लोन लिए, जिससे उन बैंकों को भारी चूना लगा और इसी वजह से चीन के कई बैंकों का ये हाल हो गया। लेकिन कई प्रांतों में लोगों को उनके पैसे वापस करने का भरोसा देने के बजाय उन बैंकों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और इसके पीछे सिस्टम अपग्रेड करने का बहाना बनाया गया, जिसके 1 महीने बाद तक तो लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा। लेकिन जब उन्हें कहीं से भी अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं दिखी, तब उन्होंने वो कदम उठा लिया जो आमतौर पर चीन में देखने को नहीं मिलता। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और दिनों दिन ये संख्या बढ़ती चली गई और देखते ही देखते चीन की सरकार का विरोध शुरू हो गया, जिससे घबराकर अब वहां की सरकार ने उन्हें टैंकों से डराना शुरू कर दिया। लेकिन चीन की सड़कों पर टैंकों की तैनाती ने 1989 की उस घटना की याद दिला दी जब राजधानी बीजिंग में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। आज से 33 साल पहले वहां की सेना ने हजारों प्रदर्शनकारियों पर टैंक चढ़ा दिए थे। उस खौफनाक कार्रवाई में 3000 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए थे। बताया जाता है कि उस वक्त लोकतंत्र की मांग करते हुए लाखों प्रदर्शनकारी बीजिंग में जुटे थे। उधर पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद पुतिन की सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और इस कड़ी में उसने काला सागर के पास बसे मिकोलाइव शहर पर कब्जा जमाने के लिए हमले तेज कर दिए, जिसके लिए रूसी सेना ने अपने बेहद ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से किए गए हमलों का एक वीडियो भी उसकी ओर से